हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लेसन है वो है नथिंग न्यू ड्रेस। इसके राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो कैरेक्टर है मेबल वेयरिंग, उसकी जो अलग अलग एक्सप्रेशंस है, उसकी जो भावना है उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। ये जो मेबल है वो पूरी तरह से नेगेटिविटी को अंदर कैप्चर हुई है। उसको इतना अपने में विश्वास कम है उसमें कि उसे लगता है कि हर एक जन उसकी बुराइयां ही ढूंढते रहता है। यहाँ पे उसने खुद के लिए एक नया ड्रेस खरीदा था, वो पीले रंग का था, वही पहन के वो पार्टी में जाती है। लेकिन उसे ऐसे लगता है कि वो उस मक्खी की जैसे है जो पूरी की पूरी प्याले के अंदर डूबती जाती है। अपनी भावनाओं से वो इस कदर घिरी हुई है कि उसे वहाँ की जो पार्टी है उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखता। इसी भावना के तहत वह पार्टी छोड़ के निकल आती है, क्योंकि उसके बचपन से उसके अंदर ये बोला गया था कि वो बहुत ही, आप कह सकते, फाइनेंशियली वीक थी, या उसकी जो इच्छाएं थी, जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए उसकी जो सारी भावनाएं थे वो दबी की दबी रह गई थी। द न्यू ड्रेस। Mabel had a first serious suspicion that something was wrong as she took her clock off and Mrs. Barnett, while handing her the mirror and touching the brushes and thus drawing her attention perhaps rather markedly to all the appliances for tidying and improving hair, complexion, clothes which existed on the dressing table, confirmed the suspicion that it was not right, not quite right, which growing stronger as she went upstairs and springing at her with conviction as she greeted Clarissa Dalloway. She went straight to the far end of the room, to a shaded corner where a looking glass hung and looked. तो ये जो स्टोरी है, इसका जो मेन कैरेक्टर है मेबल, उसको पहले शक हुआ। अब ये शक मेबल को तब शक हुआ जब उसने अपना जो आप कह सकते चोगा, या जो हम कोट की तरह से ऊपर से पहनते हैं, वो निकाल कर मिसेस बार्नेट को दिया। यूजुअली फॉरेन में जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो कोट निकाल के उस मेजबान को दे देते हैं। मेजबान वह कोट जगह पर लगा देता है और जिस समय हम वापस घर की ओर निकलते हैं तो वो हमें हमारा कोट वापस कर देता है। तो इस तरह से मिसेस बार्नेट जो है वो मेबल को एक आईना देती है और मेकअप का ब्रश उठाती है। इससे मेबल का ध्यान जो है वो वहाँ रखे उन उपकरणों पर जाता है जो यूजुअली मेकअप के लिए रखी रहती है। ठीक है, तो अभी देखिए मेबल को ऐसे लगता है कि शायद वो अच्छी दिख नहीं रही है। उसकी यह भावना और दृढ़ होती जाती है जैसे ही वह ऊपर सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाती है। वह मिसेस क्लैरिसा दलोवे से मिलती है और वह सीधे लास्ट वाले रूम में जाती है जहाँ एक आईना लगा हुआ है। No, it was not right, and at once the misery which she always tried to hide, the profound dissatisfaction, the sense she had ever since she was a child of being inferior to other people, set upon her relentlessly, remorselessly, with an intensity which she could not beat off, as she would when she woke at night at home by reading Burrough or Scott. तो अब वो क्या करती है, शीशे में देखकर उसे पक्का ये एहसास होने लगता है कि जो असहजता या जो कष्ट इतने समय से उसके मन में छुपा हुआ है, इतनी देर से उसके अंदर है, वो अभी उसको सहन नहीं कर पाएगी। ये उसके बचपन से उसके अंदर ये डाला गया था, उसके ऊपर ये चीज़ बहुत ही प्रखर रूप से बताई गई थी कि वो दूसरों से कम है या दूसरों के सामने वो बहुत ही गंदी है। तो ये उसके दिमाग में इतना प्रचंड छाप छोड़ जाता है असंतोष का कि उसे ऐसे लगता है कि वो रात को भी मतलब उस डर से उठ के बैठ जाती थी, वो सो नहीं पाती थी। घर पर तो अगर वह हड़बड़ा कर रात को उठती तो वह किताब में अपना मन लगा लेती थी। For oh these men, oh these women, all were thinking, what's Mabel wearing? What a fright she looks! What a hideous new dress! The eyelids flickering as they came up, and then their lids shutting rather tight. It was her own appalling inadequacy, her cowardice, her mean water sprinkled blood that depressed her. ये लोगों की गलतियां नहीं थी। लोग उसकी ओर देखने लग गए कि ये
अरे ये कैसी दिख रही है, कितनी भयानक है। यहाँ पर तो सब उसी की ओर देख रहे हैं, जैसे सबकी आंखें उसी पे गड़ी हुई थी कि वो कितनी भयानक दिख रही है, उसकी ड्रेस कितनी भयंकर दिख रही है। ये उसकी खुद की असमर्थता थी, उसकी कायरता थी, उसका मतलबी स्वभाव था जिससे उसका खून खून न रहते हुए पानी हो गया था, और यही सारी चीजें उसे उदास कर रही थी। And at once, whole of the room where for ever so many hours she had planned with the little dressmaker how it was to go, seemed sordid, repulsive, and her own drawing room so shabby, and herself going out, puffed up with vanity, as she touched the letters on the hall table and said, "How dull!" To show off. All this now seemed unutterably silly, paltry, and provincial. All this had been absolutely destroyed, shone up, exploded the moment she came into Mrs. Dalloway's drawing room. देखिए, अचानक से उसका ख्याल आता है कि वह रूम, उसका खुद का जो ड्राइंग रूम था जहाँ उसने अपने ड्रेस मेकर के साथ कई घंटों तक अपने ड्रेस की प्लानिंग की थी, वो उसे अभी सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना लगने लग गया था, अप्रिय लगने लग गया था। उसका ड्राइंग रूम उसे जर्जर लगने लग गया था, या गंदा लगने लग गया था, क्योंकि उस समय उसने क्या किया था, अपने ड्राइंग रूम में खुद के गरूर में, खुद के घमंड में, टेबल पर जो रखी हुई डाक थी उसको देखकर उसे लगने लगे ये कितनी निष्प्राण है। पर देखिए, अभी जब वो मिसेस डालोवेज के ड्राइंग रूम में है तो उसे अपनी ये सारी बातें, अपना ये सारा दिखावा तुच्छ लगने लगता है कि मेरी संकुचित मनोवृत्ति थी, मेबल का गुरूर, उसका घमंड सब नष्ट हो जाता है। वो उसने जो घर पे जो घमंड बताया था, अपने ड्राइंग रूम में जो उसको गुरूर था उसका, वो अभी मिसेस डालोवे के ड्राइंग रूम में पूरा चकनाचूर हो जाता है। When she had thought that evening, when sitting over the teacups, Mrs. Dalloway's invitation came, was that, of course, she could not be fashionable. It was absurd to pretend that even fashion means cut, meant style, meant 30 guineas at least. But why not be original? Why not be herself anyhow? देखिए, उसे याद आता है कि उस शाम को जब उसको मिसेस डालोवे का इनविटेशन आया था, निमंत्रण आया था, तो ये था कि उसे लगा कि नहीं, वो फैशनेबल नहीं दिख सकती, और ये तो बहुत ही बेतुकी सी हो जाती अगर वो फैशनेबल लगती, क्योंकि दिखावा करने के लिए फैशन का मतलब होता है नया हेयर कट लगाना, इसका मतलब होता है नया स्टाइल, और ये सब करने के लिए पैसा लगता। तो वो सोचती है क्यों ना मैं जैसी हूँ वैसी दिखूँ, ओरिजिनल दिखने में क्या गलत है। तो वो बोलती है, एंड गेटिंग अप शी हैड टेकन old fashioned book of her mother's, a Paris fashion book of the time of the empire, and had thought how much prettier, more dignified, and more womanly they were then, and so said herself, oh, it was foolish, trying to be like them. अब वो क्या करती है, सोचती क्यों ना मैं जैसे हूँ वैसे ही चले जाऊँ। उसने अपनी माँ की एक किताब थी फैशन की, वो ले ली, वो तो पेरिस की फैशन बुक थी, और वो राजा महाराजाओं के समय की बुक थी। वो देखती है कि अरे वाह, इसमें तो औरतें कितनी सुंदर और कितनी, आप कह सकते हैं, गरिमापूर्ण लग रही थी। यह सब मतलब अगर मैं ऐसे दिखूँ तो नहीं, भाई ये तो एक बचकानी हरकत है उनके जैसे दिखना। पर फिर भी देखो, मैंने वही किया। Herself, in fact, upon being modest and old-fashioned and very charming, giving herself up, no doubt about it, to an orgy of self-love which deserved to be chastised, and so rigged herself out like this. तो कहती है ये सब तो एक बकवास था, उनके जैसे दिखना। वो सोचती है कि अभी तो मुझे मेरी करने की सज़ा मिल चुकी है, देखिए इसलिए ऐसे मुझे अभी सज़ा मिल रही है। But she dared not to look in the glass. She could not face the whole horror, the pale yellow, idiotically old-fashioned silk dress with its long skirt and its high sleeves and its waist and all the things that looked so charming in the fashion book, but not on her. तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद को शीशे में देख सके, आईने में देख सके। तो उसने ये सारी चीज़ों को वो सहन नहीं कर पाई, क्योंकि उसको उसका लग रहा था कि उसका जो ड्रेस है
वो पीले रंग का है, पुराना, बहुत ही पुराने फैशन का सिल्क का कपड़ा, लंबा सा स्कर्ट, और उसकी स्लीव्स वो भी कैसी, उसकी वेस्ट देखो, वो ठीक है फैशन की बुक्स में अच्छी दिख रही थी, वो वहाँ पे किताबों में अच्छी दिख रही थी, पर उस पर ये जज नहीं रहा है। नॉट अमंग ऑल दीज ऑर्डिनरी पीपल, उसके जैसे सर्वसाधारण लोगों के ऊपर ये अच्छा नहीं दिखता। ठीक है किताबों में अच्छा दिख रहा है, पर आम लोगों के ऊपर वो अच्छा नहीं दिख रहा। शी फेल्ट लाइक अ ड्रेस मेकर्स डमी स्टैंडिंग देयर फॉर यंग पीपल टू स्टिक पिन्स इनटू। उसे खुद को लगता है कि मैं एक डमी, एक पुतले के जैसा हूँ ड्रेस मेकर का, जिसके ऊपर आके बच्चे लोग पिन लगा के चले आते, मतलब अपना जो कहना है वो कह के चले आते। बेचारे डमी के तो कोई भाव नहीं होता, जो आए वो सो कुछ कह के चले जाए उसे। But my dear, it's perfectly charming, Rose Shaw said, looking her up and down with that like satirical pucker of the lips which she expected. देखिए ये जो रोज शॉ करके एक औरत है, वो उसे बोलती नहीं नहीं आप तो बहुत प्यारे लग रहे, और वो अपना मुंह बना के ऐसे व्यंग्यात्मक तरीके से बोलती है, मजाक उड़ाते हुए बोलती है, जिसका पूरा एहसास उसे था। किसे? मेबल को पता था ये ऐसी ही कहेगी। रोज herself being dressed in the height of the fashion precisely like everybody else always, क्योंकि रोज खुद तो इतनी अच्छे से बन ठन के आई थी, और जैसे आजकल की फैशन है उसके जैसे बाकी सब भी बन ठन के आए थे, रोज भी वैसे बन ठन के आई थी, और ये स्वाभाविक था कि वो मेबल का मजाक उड़ाए। We are all like flies trying to crawl over the edge of the saucer, Mabel thought, and repeated the phrase as if she were crossing herself, as if she were trying to find some spell to annul this pain. मैं सोचती कि हम सब एक जैसे कहते हैं ना मक्खी के जैसे हैं, जो बहुत ही धीमी गति से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, और ये बात वो बार बार दोहरा रही थी, मानो उसका जो दर्द है उसे वो कम करने की कोशिश कर रही थी। To make this agony endurable, tags of Shakespeare, lines from books she had read ages ago, suddenly came to her when she was in agony. जब उसके मन में गुस्सा आ रहा था, उसे थोड़ा सा दुख हो रहा था, तब वो याद कर रही थी शेक्सपियर की, या जो जो किताबें उसने पढ़ी थी उसके लाइन्स वो याद कर रही थी, और बार बार कह रही थी फ्लाइज ट्राइंग टू क्रॉल। देखिए वो कहती कि जैसे मक्खियाँ घिसट घिसट के धीमी गति से ऊपर आने की कोशिश करती है, वैसे ही मैं भी ऊपर आने की कोशिश करती रहूँगी। She repeated, if she could say that over often enough and make herself see the flies, she could become numb, chill, frozen, dumb. देखिए वो बार बार यही कहती थी कि हम सब मक्खियों के जैसे हैं, लेकिन उसे जब बाकी की मक्खियाँ अपने पास दिखती थी तो वो एकदम से सुन्न हो जाती थी, जैसे उदास हो जाती थी, उसकी बोलती बंद हो जाती थी। Now she could see flies crawling slowly out of a saucer of milk with their wings stuck together, and she strained and strained, standing in front of the looking glass listening to Rose Shaw, to make herself see Rose Shaw and all other people there as flies, trying to hose themselves out of something or into something, meager, insignificant, toiling flies. वह शीशे में देखने लगती है तो उसे ऐसे लगता है कि सब की सब मक्खियाँ दूध के प्याले में से निकलकर जब उनके पंख चिपके हैं एक दूसरे से, तो उसके कान में रोज शॉ के शब्द घूमने लगते हैं, और वो रोज शॉ और दूसरों को फ्लाइज के रूप में देखती है, जो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करती है। या देखिए वो क्या कहती है कि दूसरे जो लोग हैं वो भी फ्लाइज, मक्खियों के जैसे, हम सब मक्खियों के जैसे हैं, क्योंकि हम खुद छोटे होके भी ऊंची उड़ान भरने की सोचते हैं। तो वही कहती है कि रोज शॉ और बाकी के लोग भी मक्खियों के जैसे हैं, जो खुद की हैसियत कुछ और होके उससे ऊपर दिखावा करने की कोशिश करते हैं। बट शी कुड नॉट सी देम लाइक दैट, नॉट अदर पीपल। शी सॉ हरसेल्फ लाइक दैट। शी वॉज अ फ्लाई, but the others were dragonflies, butterflies, beautiful insects, dancing, fluttering, scheming, while she alone dragged herself up out of the saucer. Envy and spite, the most detestable of the vices, were her chief faults. तो कहती है नहीं, बाकी के लोग मक्खियाँ नहीं है, क्योंकि वो उनके हैसियत के हिसाब से ही उड़ रहे, मैं ही एक मक्खी हूँ
जो बहुत नीचे होके, यानी मैं बहुत करीब होके मैं ऊंचा उड़ने की सोच रही हूँ। बाकी के सब तो बहुत ही सुंदर तितलियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हैं मक्खियाँ हैं जो बहुत ऊंची उड़ सकती हैं। वो खुद अपना आप कह सकते हैं बड़प्पन बता सकते क्योंकि वो खुद वैसे हैं, पर मैं ही एक ऐसी हूँ जो, देखिए यहाँ पे मेबल अपने आप में एक हीन भावना देखती है। यदि मैं ही एक ऐसी हूँ जो घसीट घसीट के ऊपर उठने की कोशिश कर रही हूँ। Envy and spite, the most detestable of the vices, were her chief faults. वो कहती है कि हाँ बराबर है। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है उसके अंदर, वो ईर्ष्या के बावजूद वो जो घिनौनी हरकत है, जो शरारत है, वो उसकी सबसे बड़ी कमियां हैं। हम यहीं पे अभी वीडियो को बंद करते हैं। आपने देखा होगा मेबल किस तरीके से खुद की तुलना उन मक्खियों से करती है जो नीचे रहती हैं, इतनी ऊंचाई तक उड़ नहीं सकती, पर ऐसे दिखावा करती है कि खुद बहुत ऊंचा उड़ सकती है। आगे के जो पार्ट है वो हम अपनी दूसरी वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।